वेलकम एवरीवन। द फिल्म इंपीरियल गार्ड्स के पिछले एपिसोड्स में आपने देखा मिंग डायनेस्टी में एक घोस्ट शिप के कारण बहुत से लोगों की जानें जा चुकी थी। तो उस मिस्टीरियस घोस्ट शिप के केस को सुलझाने का काम हमारे हीरो किन्वू को दिया जाता है और उसे ये केस अपने पार्टनर यूनिफाई के साथ मिलकर सॉल्व करना था। और इसी दौरान इन दोनों की मुलाकात जेसी और डायू नाम की दो ट्विन सिस्टर्स से होती है जो यूनिफाई को मारना चाहती थी, लेकिन बाद में इन सभी में दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद ये सभी उस घोस्ट शिप को ढूंढते हुए एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां पर किन्वू को एक वॉरियर मिलता है जो कि उसकी मॉम का कोई रिलेटिव था और वो किन्वू को बताता है कि किन्वू की मदर डेविल कल्ट से बिलोंग करती थी, जिस वजह से किन्वू के अंदर भी डेविल कल्ट की पावर मौजूद है। और इसी के साथ वो उसको एक एंशिएंट बुक देती है जो कि किन्वू की मदर की थी, लेकिन वो किताब अधूरी थी क्योंकि उसका आधा हिस्सा उस पर्सन के पास था जिसने किन्वू की मदर की पावर्स को हासिल करने के लिए किन्वू की मॉम एंड डैड को मार दिया था। और अपनी मॉम डैड की पूरी स्टोरी जानने के बाद किन्वू डिसाइड करता है कि उसके मॉम डैड का कातिल जहाँ कहीं भी छिपा होगा वो उसको नहीं छोड़ेगा। और इसी डिसीजन के साथ वो मिंग डायनेस्टी लौट आता है। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम बीस्ट क्लैन के मेंबर शीमा हांग को देखते हैं जो कि शॉर्ट पवेलियन के सोल्जर्स से बचकर भाग रहा था, लेकिन जल्द ही वह पकड़ा जाता है। वे लोग उसको चोर समझ रहे थे। शीमा हांग बताता है मैं कोई चोर नहीं हूँ। तो दूसरा सोल्जर अपने साथी से कहता है ब्रदर, लगता है ये बीस्ट क्लैन का कोई स्पाई है जो कि हमारे यहाँ पर जासूसी कर रहा था। सुना है वो लोग डेविल कल्ट के साथ मिल चुके हैं, तो क्यों ना हम इसे अपने सीनियर को सौंप दें, वही सोचेंगे आगे इसका क्या करना है। यह सुनकर शीमा हांग बोला बस बहुत हुआ, लगता है मुझे तुम्हें अपनी पावर दिखानी ही पड़ेगी। और इतना कह वो गुस्से के साथ खड़ा होने लगता है। ये देखकर वे सभी सोल्जर सतर्क हो जाते हैं, लेकिन शीमा हांग तो उनको चकमा देकर वहां से निकल जाता है और वे दोनों सोल्जर्स वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। और तभी रास्ते में शीमा हांग को किन्वू मिल जाता है जो कि उसे एक बंद गली के अंदर खींच लेता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम जेसी और डायू को देखते हैं। जेसी के पास एक अरेस्ट वारंट था जिसमें लिखा था कि अब स्वॉर्ड पवेलियन के साथ साथ फ्लेम इंपीरियल गार्ड भी किन्वू को पकड़ना चाहते हैं। ये खबर मिलने के बाद डायू को किन्वू की और भी फिक्र होने लगती है। उसका मानना था कि ये खबर किन्वू को जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो वो काफी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकता है। लेकिन जेसी का कुछ और ही मानना था। वह कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किन्वू को कौन अरेस्ट करता है, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि उसके पास वो गोल्डन बुक है जो हमें चाहिए। तभी उनको एक लेडी की आवाज सुनाई देती है जो किसी दूसरे पर्सन से कह रही थी जैसा जैसा मैं तुमसे करने को कहूँ वैसा ही करो, अपना दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाओ। और बात रही उन फिल्म इंपीरियल गार्ड्स की, तो उनके बीच मेरा एक स्पाई मौजूद है जो मुझे उनकी हर पल की खबर देता रहता है, इसलिए हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। और जैसे ही उन दोनों की बातें खत्म होती हैं तो जल्दी से जेसी और डायू वहाँ से निकल बाहर आ जाती हैं। जेसी डायू से कहती है दीदी, क्या तुम सच में यहाँ पर किन्वू की हेल्प करना चाहती हो? कभी सोचा है अगर यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो क्या होगा? जिस पर डायू कहती है वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले हमें किन्वू की हेल्प करनी चाहिए। जो सुन जेसी तो और भी भड़क जाती है। तो डायू जेसी को समझाते हुए कहती है जेसी तुम्हें समझना होगा वो हमारे दोस्त हैं और ऊपर से उनके पास वो गोल्डन बुक भी है जो हमें चाहिए, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी वो हमारी किसी काम की नहीं, इसलिए जब तक हो सके हमें किन्वू और यूनिफाई की हेल्प करनी होगी। और इतना बोल वो वहाँ से निकल जाती है। और अब हम एम्पायर के सामने मास्टर रैन और गवर्नर को देखते हैं। एम्पायर मास्टर रैन से पूछते हैं मास्टर रैन आखिर आपकी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? मास्टर रैन एम्पायर को सॉरी बोलते हुए कहते हैं योर मैजेस्टी मुझे माफ करना, मैं अभी तक उस घोस्ट शिप के केस को सॉल्व करने में नाकामयाब हूँ। मुझे थोड़ी सी मोहलत की और जरूरत है ताकि मैं उस केस को सॉल्व कर सकूँ। जोसन एम्पायर कहता है ठीक है, जो करना है जल्दी करो क्योंकि सी सैक्रिफाइस सेरेमनी नजदीक आ रही है, नहीं तो तुम जानते हो किसी न किसी को तो इसकी जिम्मेदारी अपने सर लेनी ही पड़ेगी। जोसन मास्टर रैन एम्पायर की बात को समझ जाता है और वो कहता है यस मैजेस्टी, मैं इस बात को जरूर याद रखूंगा। और वो इतना कह वहाँ से चले जाते हैं। और मास्टर रैन के जाने के बाद गवर्नर एम्पायर को बताता है योर मैजेस्टी मुझे खबर मिली है आज से कुछ साल पहले जनरल ली ने एक बच्चे को गोद लिया था जिसका नाम किन्वू है और वह भी इसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। लेकिन डराने वाली बात यह है कि किन्वू और कोई नहीं बल्कि सांगवान का बेटा है जिसने फिल्म इंपीरियल गार्ड्स की नींव रखी थी और उसकी माँ के ताल्लुकात डेविल कल्ट से थे। ये सुनकर एम्पायर कहता है ओ तो ये बात है। जिसके बाद यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब हम किन्वू को देखते हैं जो कि शीमा हांग के साथ मार्केट प्लेस पर आया हुआ था और वहाँ पर वो अपनी पसंदीदा डिश को खाते हुए शीमा हांग से सिटी के बारे में पूछता है। शीमा हांग बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ बदल गया है। अब यहाँ पर हर कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, चाहे वो शॉर्ट पवेलियन के लोग हो या फिर प्रोफेशनल किलर। यहाँ तक कि फिल्म इंपीरियल गार्ड्स भी अब तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। जोसन किन्वू हैरान होते हुए बोला
क्या? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं और लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। और जनरल ली कहाँ पर हैं? उन्हें तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए था। जिस पर सीमा हॉन्ग सैड होते हुए बोला, शायद तुम्हें पता नहीं, जनरल ली अब हमारे बीच नहीं रही। कुछ टाइम पहले ही एक एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। किन्वू कहता है ऐसा होना इम्पॉसिबल है, वो एक जनरल है, वो ऐसा ही नहीं मर सकता। अभी तो मुझे उसके साथ बहुत सारी बातें करनी है। तो सीमा हॉन्ग किन्वू को एक साइलेंट प्लेस पर लाकर बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद जनरल ली ब्लैक पाउडर की स्मगलिंग की इन्वेस्टिगेशन करते हुए जनरल ली और जवान सीचेंग की फैक्ट्री में गए थे और उनके अंदर जाने के बाद ही वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई और तभी से जनरल ली और जवान लापता हैं। खुद चेनवई के लोगों ने यह कन्फर्म किया है कि वे दोनों उसी धमाके में मर चुके हैं। और सीमा हॉन्ग की बात सुन किन्वू को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जनरल ली यूं ही मर चुके हैं, क्योंकि वो काफी स्ट्रांग और चालाक इंसान थे और वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए खुद ही सीचेंग की फैक्ट्री में जाने लगता है। तो सीमा हॉन्ग उसे रोकते हुए कहता है, पूरी सिटी में तुम्हारे नाम का वारंट निकल चुका है, हर कोई तुम्हें पकड़ना चाहता है, ऐसे में अगर तुम बाहर गए तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। लेकिन किन्वू को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। वो सीमा हॉन्ग से कहता है, अगर तुम सच में मेरे दोस्त हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन सीमा हॉन्ग नहीं हटता। तो किन्वू उसके पेट में एक जोरदार पंच मारकर बोला, तुम नहीं समझ सकते कि इस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही है। वो इंसान जिसने मुझे जीना सिखाया वो यूं ही मुझे नफरत से बड़ी दुनिया में छोड़कर चला गया, आखिर ऐसा क्यों? और ये सब कहते हुए वो काफी रो भी रहा था। तभी सीमा हॉन्ग को अपनी ईगल का कोई इशारा मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि जल्द ही कुछ होने वाला है। जिसके बाद हम जेसी को देखते हैं जो कि होटल के एक अपार्टमेंट में डायू का इंतजार कर रही थी। तभी डायू भी वहाँ पहुँच जाती है और वो आते ही जेसी को बताती है कि उसने पूरी सिटी में किन्वू को ढूंढ लिया है लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं, जिसका साफ मतलब निकलता है कि अभी के टाइम वो किसी सेफ प्लेस पर छुपा हुआ है। और वो जेसी से पूछती है, क्या तुम्हें पता चला कि हमारे आने की खबर मिंग डायनेस्टी में किसने फैलाई? जेसी कहती है नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है जिसने भी ये खबर फैलाई है वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि किन्वू के बारे में भी। जोसन डायू कहती है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमारे बारे में सिर्फ हम 4 लोगों को ही पता है, जिनमें से तुम और मैं और यूनफाई और किन्वू है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे यूनफाई हो? जेसी कहती है, पूरी तरह कंफर्म तो नहीं लेकिन हो सकता है। तो मनमोट इस सवाल का जवाब लेने के लिए डायू यूनफाई के पास जाने लगती है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम मिंग डायनेस्टी के एंट्रेंस गेट का सीन देखते हैं जहाँ पर बीस्ट ग्लैन की लीडर आबूदा और युनली की फाइट चल रही थी। युनली अपनी स्वॉर्ड से आबूदा पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे आबूदा पीछे की ओर धकेला जाता है और इस अटैक की पावर को देख आबूदा कहता है, युनली वाकई तुम्हारी स्वॉर्ड काफी मजेदार है लेकिन तुम इस लायक नहीं कि मुझे हर्ट भी कर सको। जिस पर युनली हंसते हुए बोला, आबूदा तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम मुझे कभी नहीं डिफीट कर सकते, इसलिए चुपचाप अपने बीस्ट क्लैन लौट जाओ। मैं हमारे क्लैंस के बीच हुए एग्रीमेंट को नहीं तोड़ना चाहता। जो सुन सीमा हॉन्ग चिल्लाते हुए बोला, क्या कहा? एग्रीमेंट? वो तो तुम पहले ही तोड़ चुकी हो जब तुम्हारे सोल्जर्स ने मुझे मारने की कोशिश की। तो युनली उन सभी को समझाते हुए बोला, अभी तक हम सभी के बीच जो कुछ हुआ उसे आप सभी लोग भूल जाइए, इसी में सभी का फायदा है और आप सभी को पता है कि चारों तरफ क्योस का माहौल है, इसलिए मेरे मास्टर एक अलायंस बना रहे हैं ताकि हम डेविल कल्ट से निपट सकें। और अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम और तुम्हारा बीस्ट क्लैन होगा। जोसन आबूदा भड़कते हुए बोला, युनली तुम क्या समझते हो हम तुम्हारी इस धमकी से डर जाएंगे? याद रखना बीस्ट क्लैन कभी भी किसी की धमकी से नहीं डरता, अगर आजमाना चाहते हो तो आजमा लो। और इसी के साथ आबूदा के साथ बीस्ट क्लैन के सभी मेंबर्स फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।